हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं? तो चलो हम लोग अपने अध्ययन की शुरुआत करते हैं। कल हम लोगों ने जो पढ़ा था अमेरिकी वर्चस्व, कैसा लगा? निश्चित रूप से तुम लोगों ने उसको पढ़ा होगा और वो जो टिप्स हमने दिया है उस टिप्स के तहत यदि पढ़ोगे तो निश्चित रूप से बहुत जल्दी याद हो जाएगा। कहने का मतलब कि हमें सबसे पहले पढ़ना है, पढ़ने के बाद समझना है, समझने के बाद नोट करना है, नोट करने के बाद लिखना है, लिखने के बाद हमें क्या करना है? याद करना है। तो तुम सब लोग श्योर हो? तो चलो आगे बढ़ते हैं। यही प्रोसेस हमें पढ़ाई में अपनाना है। तो आज हम लोग समकालीन विश्व राजनीति की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 4 शुरू करते हैं। ठीक है, ओके। तो अध्याय 4 में क्या है? अध्याय 4 में है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। तो चलिए शुरू करते हैं। सत्ता के वैकल्पिक केंद्र मतलब कि अमेरिका का वर्चस्व था। दो गुट थे, पूंजीवादी गुट और साम्यवादी गुट। और जब 1990 में दशक में विश्व राजनीति में एक ही गुट बचा तो अमेरिका का वर्चस्व कायम हो गया। तो यूरोप में यूरोपीय संघ की स्थापना हुई और दूसरा एशिया में दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन क्या बना? आसियान। तो इनके तहत किस प्रकार से सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ये उभर के आए, चलिए आइए हम लोग देखते हैं। अब निश्चित रूप से तुम लोगों के मन में एक सोच उत्पन्न हुई होगी, यूरोपीय संघ क्या है? तो चलो आओ जान लेते हैं कि 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है। विश्व युद्ध जैसे समाप्त होता है इसके बाद जो यूरोप के देश थे वो आपस में इकट्ठा होते हैं, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली। इन लोग ने सोचा कि अपने अपमान का बदला लिया जाए या कि मानवता के हित के लिए विकास मार्ग पर चला जाए। तो इन लोगों ने मानवता के हित के लिए विकास मार्ग को चुना और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में सकारात्मक पहल करने की ठानी। विश्व अर्थव्यवस्था में सहभागी बनने के भी बात इन लोगों ने स्वीकार किया और बड़ी तेजी से यूरोपीय महासंघ के जो देश हैं आगे बढ़े और आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, व्यापार में इनकी सक्रियता दिखाई पड़ती है। तो आओ हम लोग ये भी देखते हैं कि ये हमारे यूरोपीय महासंघ के देश के हैं। तो मानचित्र में जैसा कि दिखाया जा रहा है तो तुम सब लोग समझ गए होगे ना। तो आइए हम इसके बाद आगे चलते हैं कि आगे हमें सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के लिए हमें क्या करना होगा। तो देखिए, यूरोपीय संघ का एक झंडा है, दिख रहे हैं ना। और तुम लोग देखियो इसमें जो है 12 स्टार लगे हुए हैं। ये 12 स्टार जो है सोने के रंग के सितारों का घेरा यूरोप के लोगों की एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है। इस जो यह प्रस्तुत करता है कि हमें पारंपरिक रूप से पूर्णतः समग्रता और एकता का प्रतीक माना जाता है और इसी झंडे के स्टार को देख करके उन लोगों ने अपनी पहचान बनाई, अपनी कार्यशैली बनाई। तो समझ में आ गया। अब हम आगे चलते हैं कि एक तो तुम लोगों ने समझ लिया कि यूरोपीय संघ का क्या उद्देश्य था, किस तरह से उन लोगों ने कार्य किया और अपने सत्ता के केंद्र में काबिज हुए। दूसरा आता है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान। तो निश्चित रूप से याद करने वाली बात है, परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है कि आसियान क्या है। तो इसके संबंध में जो देश हैं मैं बतला देता हूँ। इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस और ब्रुनेई। तो ये देश आसियान के संगठन के देश हैं और इन लोगों ने मिल करके इतने तेजी से आगे बढ़े कि आज दुनिया के शक्तिशाली राष्ट्र आसियान के पद चिन्हों पर चलने के लिए तैयार हो रहे हैं। इनका प्रमुख उद्देश्य था आर्थिक विकास, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास
कानून का शासन, संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों को मानना, शांति व आपसी सहयोग, सीमा विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाना व हर देश की संप्रभुता का सम्मान करना और अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव कायम करना। तो तुम सब लोग समझ रहे होगे कि सामाजिक सांस्कृतिक विकास क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में जैसा कि जानते हो कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यह ऐसा चैप्टर है कि कक्षा 6 से तुम लोग पढ़ रहे हो। यदि फिर भी कोई समझ में इस बात नहीं आती है तो अपने हमारे कमेंट बॉक्स में तुम लोग इस बात को दर्ज कर सकते हो, मैं उसको तुम लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। अब आसियान के देशों का जैसा कि अपने मानचित्र में दिखाई दे रहा है, ये भी तुम लोग समझो, देखो और मनन करो कि कौन कौन से देश हैं। इसी आसियान देशों के का जो संगठन था, उन्होंने बांडुंग सम्मेलन किया 1961 में। इसके बाद जो है बांडुंग सम्मेलन के बाद इन लोगों ने अपने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आसियान का प्रभाव क्या हुआ, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से इन लोगों ने किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपना स्थान लिखा। तो दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपना एक विशेष प्रभाव छोड़ा, क्योंकि इनका उद्देश्य है मिलकर विकास करना, मानवता की रक्षा करते हुए प्राकृतिक संसाधन को बचाना। आज सबसे जरूरी है प्राकृतिक संसाधन को बचाना, क्योंकि हमें अपने घर की सुरक्षा नहीं करना है, हमें पूरे पर्यावरण की सुरक्षा करना है हमें, क्योंकि यह पूरा ब्रह्मांड जो है एक है और उसी ब्रह्मांड की रक्षा करना है, पूरे जलवायु एक है। इसके बाद हमें अपने शांति के रास्ते पर चल करके, मित्रता के रास्ते पर चल करके व्यापार को बढ़ाना है और मानवता के हित के लिए कार्य करना है। यही हमारा आसियान का सिद्धांत था और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसका इसीलिए प्रभाव पड़ा। एशिया महाद्वीप में शक्ति का बढ़ाता हुआ तीसरा केंद्र बिंदु। तभी तुम लोगों ने दो चीज़ें पढ़ा, यूरोपीय महासंघ और आसियान, लेकिन एक तीसरा भी सत्ता का केंद्र है, एशिया महाद्वीप। अगर एशिया महाद्वीप की बात करें तो तुम दो महत्वपूर्ण देश कौन कौन से हैं वो तुम लोग जान रहे हो। निश्चित रूप से तुम्हें मालूम है कि एशिया महाद्वीप के दो प्रमुख शक्तिशाली देश में पहला है भारत, दूसरा है चीन। लेकिन भारत और चीन में वैचारिक मतभेद है। भारत चाहता है दुनिया में शांति से रहना, एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करना, संप्रभुता की रक्षा करना और संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों के आधार पर अपने कार्य को अंजाम देना। लेकिन दूसरी तरफ चीन है तो एशिया महाद्वीप का, लेकिन उसकी नीति जो है अजगर की नीति है, साम्राज्यवाद की नीति है, जो सीमाओं का सदैव विस्तार करना चाहता है, दूसरों की जमीन को हड़पना चाहता है। इसी परिप्रेक्ष्य में 1962 में चीन ने भारत के ऊपर आक्रमण किया था। भारत ने जबकि पंचशील के सिद्धांत के माध्यम से भारत और चीन मिलकर रहने का समझौता किए थे, लेकिन चीन अपने वादे पर मुकर गया। आज दोनों देशों में समानता है कि पर्याप्त मानवीय संसाधन है, पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन चीन के रास्ता अलग है। उसका रास्ता जो है भारत के विरोध में है और भारत का उद्देश्य है कि पूरी दुनिया में मिल के रहना। निश्चित रूप से जो भारत के नेतृत्व करता है, अगर हम चर्चा करें कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री से लेकर के वर्तमान प्रधानमंत्री तक, तो सभी लोगों ने केवल भारत के सम्मान को, भारत के कार्यों को आगे बढ़ाया और आज भारत की दुनिया में इसी वजह से नाम हो रहा है। और क्योंकि हमारा सिद्धांत है जियो और जीने दो, और इसी आधार पर हम सब चाहते हैं कि संप्रभुता का सम्मान हम करें और स्वतंत्र रह कर के आगे बढ़ें। कोई भी राष्ट्र कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन कभी भी उसे आतंक का सहारा नहीं लेना चाहिए, किसी दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। यही मानवता के हित में है। तो छात्रों, तुम लोग समझ गए होंगे। निश्चित रूप से पढ़ो, समझो, और यदि तुम्हें किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन दो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट होने के नाते कि तुम्हारी समस्याओं को हम दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे और यह चाहेंगे कि तुम
अच्छे से अच्छे नंबर में पास हो, और जो भी समस्याएं होंगी तो 24 घंटे मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। जय हिंद, जय भारत।